नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 1 जो कि है हमारे आसपास के पदार्थ पार्ट 11 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम अध्याय फर्स्ट के सारांश को समझने का प्रयास करेंगे। सारांश। द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो द्रव्य होता है ये अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और इन्हीं सूक्ष्म कणों को परमाणु कहा जाता है। हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था में। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। तो सबसे अधिक जो आकर्षण बल होता है वो ठोस के कणों में होता है और सबसे कम जो आकर्षण होता है वो गैस के कणों में होता है। और जबकि द्रव के कणों में यह आकर्षण बल इन दोनों यानी ठोस और गैस के मध्यवर्ती होता है। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, जबकि गैसों के लिए यह अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए यह मध्यवर्ती होता है। तो ठोस के कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो अधिक होने के कारण ठोस के कण एक दूसरे के अत्यधिक पास आते हैं और इसी कारण ठोस के कणों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम हो जाता है और इसी कारण ठोस के कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वह न्यूनतम होती है। परंतु गैस के कणों के बीच आकर्षण बल लगभग नगण्य होता है। इसी कारण गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान जो है वो सर्वाधिक होता है और रिक्त स्थान सर्वाधिक होने की वजह से और आकर्षण बल नगण्य होने की वजह से गैसों की जो गतिज ऊर्जा होती है ये सर्वाधिक होती है और द्रवों के लिए ये जो होती है ये ठोस एवं गैसों के मध्यवर्ती होती है। ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रव में कणों की परतें एक दूसरे से या एक दूसरे पर से फिसल व स्खलित हो सकती है। गैसों में कोई क्रम नहीं होता और इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। तो जो ठोस हैं इनके कणों की एक क्रमित व्यवस्था होती है। इनके कण एक क्रम में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जबकि द्रव के कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल सकती है और जबकि गैसों में जो गैसों के कण हैं इन कणों में कोई भी क्रम नहीं देखने को मिलता है। इसी कारण ये अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। तो जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव और गैस, ये अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती रहती है और अंतः परिवर्तित ये
ताप में परिवर्तन और दाब में परिवर्तन से होती है। यानी हम कह सकते हैं किसी भी पदार्थ की अवस्था को हम ताप एवं दाब में परिवर्तन के द्वारा अंतः परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ही गैसीय अवस्था में आ जाता है। तो जब भी कोई ठोस को हम गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में आए बिना यदि सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इस घटना को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसको हमने क्रियाकलाप के माध्यम से भी समझा था कि जब हमने कपूर को गर्म किया था तो कपूर जो है वो द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गया था। इस प्रकार कपूर जो है वो एक ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण है। निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। तो जब कोई गैसीय पदार्थ ठंडा होने पर सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है तो यह घटना जो है वो निक्षेपण कहलाता है। और इसे हमने क्रियाकलाप के माध्यम से भी समझा है। क्वथनांक की समिष्ट परिघटना जिसमें समिष्ट के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो क्वथनांक है इसको हम समझ चुके हैं कि क्वथनांक क्या होता है। जिस ताप पर द्रव के कण जो हैं ये वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं वही ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। और जल के लिए जो क्वथनांक है ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। तो वाष्पीकरण जो है वो एक सतह परिघटना है। इसमें जो सतह के कण होते हैं इनको जितनी ऊर्जा चाहिए द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होने के लिए ये उस पर्याप्त ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने पर ये द्रवों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेते हैं और द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और सतह बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की जो गति होती है ये निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है जिसमें सबसे पहला है सतही क्षेत्रफल। और हम ये देख चुके हैं कि सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है तापमान आर्द्रता और वायु की गति। तो तापमान बढ़ाने पर भी वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाती है परंतु आर्द्रता बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर जो है वो कम हो जाती है। और इसके अतिरिक्त वायु की गति बढ़ने पर भी वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार ये जो कारक हैं इनसे वाष्पीकरण की घटना जो है इनमें वृद्धि या कमी देखने को मिलती है। तो जो कमी है वो सिर्फ आर्द्रता में देखने को मिलती है। तापमान वायु की गति सतह क्षेत्रफल इनसे इनके बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप वह मात्रा है जो 1 केजी द्रव को
वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु प्रयोग होती है। तो वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा ताप है, ये वह मात्रा है जो 1 kg द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर, जो कि होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इस क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन के लिए प्रयोग होती है। इसी ताप को हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप कहते हैं। संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 kg ठोस जो 1 kg ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। तो संगलन की जो ऊष्मा होती है, ये उस ऊर्जा के बराबर होती है जो 1 kg ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संलग्न बिंदु तक लाने में प्रयोग होती है, संगलन बिंदु तक लाने में प्रयोग होती है। अब कुछ मापने योग्य राशियां और उनके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना आवश्यक है, ये यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर राशियों को प्रदर्शित किया गया है, यहाँ पे इनके मात्रक और यहाँ पे इनका प्रतीक। तो जो तापमान है, तापमान का जो मात्रक होता है, इसे ऐसा ही मात्रक भी बोलते हैं। तो तापमान का ये ऐसा ही मात्रक है। तो इसका जो मात्रक है ये केल्विन है, इसका प्रतीक के होता है। जबकि लंबाई का जो मात्रक है ये मीटर होता है, जिसे एम से प्रदर्शित करते हैं। जबकि सन्हति का जो मात्रक होता है ये किलोग्राम होता है, इसे केजी से प्रदर्शित करते हैं। भार को भार का जो मात्रक है ये न्यूटन न्यूटन होता है और इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार आयतन का जो मात्रक है ये घन मीटर होता है और इसका प्रतीक एम क्यूब यानी कि मीटर क्यूब होता है। इसके अतिरिक्त घनत्व का जो मात्रक है ये किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, यानी केजी एम की पावर -3। तो इसका प्रतीक जो होता है केजी स्मॉल एम और इसकी पावर -3। जबकि दाब का जो मात्रक होता है ये पास्कल होता है और इसे पीए से डिनोट किया जाता है। इसमें पी कैपिटल और ए स्मॉल होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ राशि, इंपॉर्टेंट राशि, महत्वपूर्ण राशि, उनके मात्रक एवं प्रतीक को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।